बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। गुज़श्ता रोज़ मैं व्लॉग नहीं कर सका था, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। कल बड़ा चर्चा रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी और पीडीएम का फिर इजलास था। इस हवाले से सारा दिन प्रोग्राम रहे और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो था उसको कलअदम कर दिया। यार ये भी ना एक करप्शन की एक अजीब दास्तान है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि मैंने पहले 90 दिन में वो वादा पूरा कर दिया था करप्शन के खात्मे वाला, लेकिन ये इन्हीं के दौर में शुरू हुआ था ना। इस पर भी आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले वो जो हमारे शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब रिज़ाइन कर गए थे, दाखिला और एहतसाब के मुशीर थे वज़ीर-ए-आज़म के, उनकी जगह अब उन्होंने लगाया है ब्रिगेडियर मुसद्दक मलिक साहब को। ठीक है जी। मुसद्दक मलिक साहब जो हैं ये पहले भी नैब में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। क्या ये इमरान खान की तवक्कुआत जो हैं उन पर पूरा उतर सकते हैं? क्या जिस तरह का शरूड़ आदमी ये चाहते थे, ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो इसी तरह के आदमी हैं या कोई उनकी तबीयत में कुछ और है? और फिर इस ओहदे के लिए 3 इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म ने किए थे और वहाँ वज़ीर-ए-आज़म को एक साहब ने मायूस किया एहतसाब के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो शरीफों का एहतसाब वो चाहते हैं वो मायूस किया। वो 20 मिनट का तकरीबन एक इंटरव्यू और 20 मिनट का दूसरा। पहले 2 अफराद को बुलाया गया था जिनमें अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट थे और हुसैन असगर साहब जो साबिक़ डिप्टी चेयरमैन नैब हैं, उन्हें ये ओहदा ज़ाहिर है पेश किया जा रहा था या सोचा जा रहा था उम्मीदवारों के तौर पे। उन्हें इमरान खान साहब ने बुलाया, तकरीबन 20-20 मिनट दोनों का इंटरव्यू हुआ। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें मुकम्मल आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए, हम अपनी टीम के साथ आएंगे। पुरानी टीम जो वो है वो नकट्टू है, वो किसी काबिल नहीं। और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो ज़ोर था वो ये था कि जो शरीफ फैमिली और फिर ज़रदारी फैमिली, इनको कैसे पकड़ना है, इनको पकड़ने के लिए आप क्या काम करेंगे? तो भाई उन्हें एक साहब ने साफ ये कह दिया दोनों में से कि जनाब जो एफआईए ने केस बनाया है ना शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पर, कि मैंने वो पूरी फाइल वो कहते हैं स्टडी की है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो इंतहाई कमज़ोर केस है। और फिर सुना है जो किचन कैबिनेट है वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें जब ये मामला रखा गया सामने सब, तो फिर फवाद चौधरी साहब ने जनाब बड़ी वो मुखालफत की जिनके इंटरव्यू हुए थे कि जनाब ये तो इनको पता है कुछ नहीं, ये है वो है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी चाहते थे ना कि कोई ऐसा बंदा ना आए जो मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करना चाहे, क्योंकि वज़ारत दाखिला पर उनकी भी नज़र है। और शहजाद अकबर साहब के दौर में तो ऐसे ही हुआ था कि वो बनते बनते रह गए थे कि शहजाद अकबर साहब मेरे मामलात में अगर मुदाखलत नहीं करते तो वेल एंड गुड, मैं वज़ारत दाखिला ले लेता हूँ। इमरान खान को कर दिया मायूस 2 बंदों ने, और फवाद चौधरी साहब ने कहना छड्डो जी। और फिर तीसरे जो साहब थे जो इन दोनों के बाद बुलाए गए वो थे मुसद्दक अब्बासी साहब। अब मुसद्दक अब्बासी साहब मुशर्रफ दौर में भी नैब में काम करते रहे हैं, ब्रिगेडियर थे। और फिर ये सरहद में उस वक्त सूबा सरहद होता था केपी, तो खैबर पख्तूनख्वा तो बाद में नाम दिया गया, उसके ये नैब के कायम काम डायरेक्टर जनरल भी रहे। और फिर इन्होंने एडमिरल सी बुखारी साहब के साथ भी काम किया हुआ है। लेकिन जब सी बुखारी साहब आए थे ना 2011 के राउंड अबाउट की बात है ये, तो उन्होंने बड़े स्कैंडल्स के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन विंग तश्कील दिया था और ब्रिगेडियर साहब को उसका हेड बनाया गया था। ब्रिगेडियर साहब के बारे में ये ख्याल था कि वो बड़े बड़े स्कैंडल्स के हवाले से उनको कोई गिरफ्त है ऐसी उनकी कि वो उनको खंगाल सकते हैं। अब ये जो मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, ये मेरी इत्तला के मुताबिक तो हो गए थोड़े से दरवेश, बुज़ुर्ग भी हो गए हैं यार, उम्र काफ़ी हो गई है। और ये एक अब्बासिया वेलफेयर ट्रस्ट या वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट भी ये चला रहे हैं, उसके सरपरस्त हैं, एक स्कूल के भी सरपरस्त हैं। ये रफ़ाही कामों में पड़ गए हुए थे मुसद्दक अब्बासी साहब। और फिर कुछ इनके जो ट्रस्ट में कुछ उलमा कराम का भी मामला था, कुछ ऐसा रूहानियत का भी कोई मामला है इनका।
उस तरफ इनका टिल्ट है। और फिर एक और मज़े की बात मैं बताऊं इनके बारे में, जब नवाज शरीफ, मरियम और उनके बच्चों पर रेफरेंस बनाया नैब ने पनामा केस के बाद, और फिर इसाक डार साहब के खिलाफ रेफरेंस बना, तो नैब ने जो इन्हिसार किया, खुद तो उन्होंने शहादतें इकट्ठी की ही नहीं, उन्होंने जीआईटी जो थी उसकी रिपोर्ट पर ही इन्हिसार करके रेफरेंस बना दिया था। तो उस वक्त मुसद्दक अब्बासी साहब जो हैं, इन्होंने तनकीद की थी इस बात पे कि नैब ने सही नहीं कर रही, तकनीकी खामियां हैं। इन्होंने कहा था कि इसमें तकनीकी खामियां हैं जो रेफरेंस है, और इनका ख्याल था कमज़ोर रेफरेंस है। अब जब वो माजी में ये कह चुके हैं कमज़ोर रेफरेंस, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सज़ा मिली, तो अब अपीलों शपीलों का मामला चल रहा है नवाज शरीफ का उसी रेफरेंस में, जिसके बारे में उन्होंने कहा तकनीकी खामियां हैं। तो फिर तकनीकी खामियों की बुनियाद पर तो बंदे बरी हो जाते हैं। और एफआईए के बारे में 2 उम्मीदवार, 2 में से चलो एक कर लें, उन्होंने कहा कि जनाब उस केस में है कुछ नहीं। और बशीर मेमन साहब जो हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि ये जो एफआईए ने केस बनाया हुआ शहबाज शरीफ और हमजा पर, ये मैं इसकी फ़ाइल देख चुका हूँ, मैंने तो कह दिया था इमरान खान को जनाब इसमें कोई जान शान नहीं है, मैं कैसे इनको पकड़ लूँ। मुसद्दक ये 2 उम्मीदवार भी कह चुके हैं। अब मुसद्दक अब्बासी साहब जो हैं ये कैसे किरदार अदा करेंगे? उनका जो मादी में किरदार था नैब में, कोई बड़ा तीर नहीं मारा हुआ उन्होंने, और जो स्पेशल ऑपरेशन विंग बनाया गया था बड़े स्कैंडल्स के लिए, वो स्कैंडल ऐसा पकड़ा नहीं गया था उस दौर में। ये मैं सही बात बता रहा हूँ। और तहकीकात वगैरह जमा तफरीकत हुई होगी, लेकिन वो कोई बड़ी बात सामने नहीं आई थी। तो वो भाई जी अब देखें, मेरा ख्याल है कि इनकी नहीं बनने, जो उनका रुझान है, और वो मैं कह रहा हूँ तो रूहानियत की तरफ चले गए हैं, थोड़े से मजहबी हो गए हैं, फिर ख़ुद को वो आले रसूल वो कहते हैं कि 2 चचा थे उनके, मैंने खुद सुना है उन्हें एक दफ़ा, वो कह रहे थे कि रसूल अकरम के 2 चचा थे जो मुसलमान हुए थे, हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा की औलाद नहीं थी, हज़रत अब्बास की औलाद हम हैं, अब्बासी जो हैं, और हम अहले बैत में से हैं। वो इस तरह की रूहानियत, वो ख़ुद को एक कह लें आपके रूहानी शख्सियत के तौर पे भी वो वेलफेयर ट्रस्ट में वो जो है वो पेश करते हैं। और फिर जो इनकी अब्बासियों की कोई इत्तेहाद वगैरह है, उसमें भी वो काफ़ी सरगर्म है। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सर्व कर सकेंगे वो मामलात उस तरह जैसे शहजाद अकबर साहब कर रहे थे। ये और उम्र का भी तकाजा है, और आखिरत का भी ख्याल होता है कुछ लोगों को। एक उम्र में जाके आखिरत की तरफ बंदा जो है सोचो विचार वो बढ़ जाता है। और रूहानियत पर यार याद आया, वो मैं जो काले कपड़े वाले नहीं गल की सी जे गंडे वीज़ा वाली, और मैंने कहा कि जनाब आप जुमेरात तक काले सूट पहनेंगे, आप देखें काले ही पहनते आ रहे हैं मुसलसल जब से मैंने वीला किया है। रोज़ाना उनके जिसम पे कोई ना कोई काला होता है, उनकी मीटिंग हो, तर्जमानों की मीटिंग हो, या इमरान खान की बात कर रहा हूँ, या काबीना का इजलास हो, या खिताब हो। ये पिछले यानी कल एक आखिरी दिन जुमेरात, कल देखेंगे क्या पहनते हैं वो। अच्छा, वो मैंने बोला था लफ्ज़ रूहानियत, मैं बार बार रूहानियत बोल रहा था। रूहानियत मेरा लहजा नहीं शायद आप लोगों ने चेक किया, तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि रूहानियत नहीं रूहानियत होता है। और एक साहब ने तो आज मुझे, सईद राही साहब ने फ़ोन करके बाकायदा मेरी तस्रीफ़ फरमाई, बुज़ुर्ग आदमी है। तो मैंने कहा सर ये रौनत नहीं बोला मैं, वो रौनत कह रहे थे। मैंने कहा रौनत नहीं बोला, मैंने रूहानियत बोला है। रूहानियत, रूहानियत तो यार एक स्पिरिचुअल चीज़ और चीज़ है ना यार। रूहानियत खान साहब जो हैं, ये जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था, रूहानी यूनिवर्सिटी का, तो रूहानियत बार बार बोल रहे थे, रूहानियत कहा नहीं जा रहा था इनसे। तो फिर, और मैं समझता हूँ कि खान साहब जो गंडा तवीज़ को समझते हैं शायद ये रूहानियत है, तो इसलिए मैं उस तनादर में इसको रूहानियत कहता हूँ। ये वो वाली अल्लाह रहम करे वो रूहानियत नहीं है, ठीक है ना, जो जिनको हम निस्बत जोड़ते हैं तरीक़त के साथ, औलिया कराम के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ, वो वाली रूहानी ताकत नहीं, ये रूहानियत की मैं बात कर रहा था। तो मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा मैं रूहानियत क्यों कहता हूँ। जब भी इमरान खान साहब के हवाले से मैं जिक्र करूँगा तो फिर रूहानियत ही अगर मैं बोलूँगा तो इसका मतलब होगा कि बज़ाहिर रूहानियत की बात, लेकिन बिटवीन द लाइन गंडा तवीज़, टोटके, वो टोटके की बात थी।
अच्छा, और खान साहब कह रहे हैं मैंने 90 दिन में वो कर दिया था, अपना वादा पूरा कर दिया करप्शन साहब। करप्शन की ये देखें, 2013 में 139वां नंबर था पाकिस्तान का शफाफियत के हवाले से, यानी करप्ट तरीन ममालिक में इनके पीछे 41 ममालिक के तकरीबन बचते थे। और 2018 में जब नवाज शरीफ वगैरह गए हैं तो वो 170वें नंबर पे था, और अब रिकॉर्ड तोड़ दिए 140 नंबर पर। यार ये मेरे ख्याल या तो शर्म नहीं है इन लोगों को, या क्या मसला है। बहरहाल वो कह रहे हैं मैंने तो वादा पूरा कर दिया, मेरे दौर में कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया। कौन सा स्कैंडल नहीं आया? चीनी, आटा, पेट्रोल, ज़मीनों पे कब्जे, इधर उधर बाकी चीज़ें। अच्छा, वो जो कल पीडीएम का इजलास था, थोड़ा सा जिक्र उसका करूँगा। वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये कहा था आखिर में कि कोई जब पीडीएम का इजलास होगा तो कोई थरथल्ली नज़र नहीं आएगी, कोई थरथल्ली नहीं मचेगी। और वो उसमें उन्होंने डिस्कस करना था अदम एतमाद वाली बात भी, लॉन्ग मार्च वाली बात भी। लॉन्ग मार्च तो वो कर रहे हैं, 23 मार्च को ही कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब ने कहा आ जाओ भाई, देख लेंगे फिर किसी ने काम जाओगे, वो एक अलग चीज़ है, वो करते हैं नहीं करते, होता है या नहीं होता। और जो अदम एतमाद वाली बात है, वहाँ अदम एतमाद पर बात हुई है। अंदर की खबर ये है, वो कुछ खबरें छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। एक खबर तो ये भी वो छुपा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक कि लॉन्ग मार्च धरने में बदलेगा या नहीं बदलेगा। बड़ा अहम सवाल है कि वहाँ जाके बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। और फिर वो जो एक ख्याल किया जा रहा था जनाब, पीपल्स पार्टी और मिलके वो कहते हैं कि वो वहाँ ये डिस्कशन हुई है कि अलग अलग करने से प्रेशर, पहले 27 को प्रेशर पड़ेगा, अभी उसको नहीं संभल नहीं पाएंगे तो फिर नया आ जाएगा 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, फिर उसको ये इन्होंने खुफिया रखा हुआ धरना देना या नहीं देना वगैरह। फिर ये दूसरी बात है ना अदम एतमाद वाली, वो फिक्र शिक्र कर रहे हैं पूरे। ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको कि जनाब वो फिगर यूँ ही पूरे होंगे, पक्का यकीन हो जाएगा। एक और भी इनको है कि वो उनकी तरफ से क्या इशारा आता है क्या नहीं आता। लोगों के साथ कमिटमेंट होगी हुई है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ से कोई ऐसा इशारा ना हो जाए कि इनके साथ जो वादा किया गया कि हम गैर जानबदार हैं, वहाँ वो जो अतहादी हैं या पीटीआई के लोग हैं उनसे ये कह ना दिया जाए नहीं भी नहीं हले फ़िलहाल रहने दो। और फिर दूसरा ये खुफिया रखने का जो मशवरा है ये मौलाना फजल रहमान साहब का है कि इस मामले को ओपन नहीं करना। अचानक जब भी वारदात डालनी है ये हमने डालनी है। और फिर जो अदम एतमाद के बाद वाली जो है मामला, वो थोड़ा सा अभी तक वो फंसा हुआ है, यूँ ही वो क्लियर होगा तरीके अदम एतमाद आ गई। ये मैं बात बता रहा हूँ। इमरान खान को घर भेजने का फैसला हो चुका, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या होना है, अदम एतमाद के बाद कितनी देर के लिए हुकूमत बननी है, इस पे थोड़ा सा मामला जो है वो फंसा हुआ है। यूँ ही वो क्लियर होगा इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद है कि अब देखें, अगर उनको भेज के 1.5 साल के लिए कोई हुकूमत ले लेता है, उसको सियासी शहीद बनने का मौका मिलेगा इमरान खान को। वो 1.5 साल इसका प्रोपेगेंडा करेंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, जो मुंह में आएगा बोलेंगे, कुछ राज भी अफशा करेंगे, ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म है साबक। तो फिर हो सकता है अवाम में वो एक मज़लूम के तौर पर सामने आए। और ज़ाहिर है 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें भूल भाल जाते हैं लोग, और जो नई हुकूमत होगी सारा मलबा उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ये दोबारा फिर एक तरह से पाक साफ़ होके ये आ जाएंगे। और 1.5 साल वाली जो हुकूमत है वो कोई नैब शैब के ज़रिए भी कोई एक्शन या एंटी करप्शन और दीगर मामला जो FIA वगैरह शायद उस तरह इस्तेमाल ना कर सकें। इसलिए नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर इसको गिराना है तो फौरी इलेक्शन बाद में, ताकि ताज़ा ताज़ा रहे लोगों के जहन में कि यार ये करके गया। और वो अपोजिशन में जो अब जमाते हैं जो इलेक्शन में जाएँ तो वो कहें देखें यार ये देखें हमने इसको उठा के बाहर फेंका है, ये आप लोगों को बड़ा तंग कर रहा था, बड़ा गंद डाला हुआ था मुल्क को, दिवालिया कर दिया था, फलां कर दिया था, ये कर दिया था। और अवाम की हमदर्दियाँ अपोजिशन की जमात जो अब अपोजिशन में उनके साथ रहें। अगर 1.5 साल मिल गया वो कहते हैं तो 1.5 साल में ये खुद को मजलूमियत का लबादा उड़ के और सियासी शहीद बन के अवाम के पास जाएगा, मेरा ये प्लान था, ये प्लान था, ये प्लान था। अच्छा, अब यार वो ना जो हाई कोर्ट ने की है, लाहौर हाई कोर्ट ने, उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा था मैं। ये रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट,
ये 58 खरब रुपए, कितने, 58 खरब रुपए का प्रोजेक्ट था और 1,02,000 एकड़ पर मुहित था। ये दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ के दौर में इसका वो बनाया था प्लान श्लान जो भी है, मनसूबा बाकायदा, खबरें छपी हैं, आप देख लीजिएगा उस दौर की खबरें। आप जब लिखेंगे गूगल पे रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट तो वो आपको माजी की खबरें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी उस पर कुछ तफजात उस हुकूमत के थे और वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया था। लेकिन ये आते ही चोरी किया उनका प्रोजेक्ट जो था और उसको लॉन्च कर दिया। और 2020 में शायद अगस्त में या सितंबर में इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और कहा था पूरी दुनिया से लोग आएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। याद है आपको? वो रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है ये एक माफिया जो है ना, लैंड माफिया, उसको नवाजने का एक तरीका था। एक कंसोर्शियम बना लाहौर के बिल्डर्स का, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके नाम अगर मिलेंगे ढूंढेंगे तो बड़ी दूर तक आपको उनके राब्ते शाब्ते जो भी है वो सारे नज़र आएंगे। और ये उसको चैलेंज कर दिया लोगों ने। ये कानून ये है कि अगर पब्लिक के लिए चाहिए जगह, पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर जैसे अस्पताल, स्कूल, सड़कें, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जगह एक्वायर की जा सकती है। यानी मेरी जगह है, हुकूमत खरीद सकती है उसको। लेकिन प्राइवेट मकासद के लिए, किसी कंसोर्शियम को नवाजने के लिए ये ज़मीन नहीं एक्वायर की जा सकती। सर उसमें 76,000 एकड़, 76,000 एकड़ ज़रूरी ज़मीन, ज़रखेज़, जहाँ रोज़ी रोटी किसानों की और आवाम के लिए वो अशिया खुर्दनोश जो पैदा करने वाली ज़मीन है वो इसमें प्रोजेक्ट में एक्वायर की जा रही थी। 76,000 एकड़, 1,02,000 का एकड़ का टोटल, और उसमें 76,000 ज़रूरी ज़मीन किसानों से ली जा रही थी और जबरन कुछ ली भी ली थी, पैसा कोई नहीं। एक और मज़े की बात, ना कंसोर्शियम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो बिल्डर्स माफिया जो है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं मैं माफिया के खिलाफ हूं और माफिया को नवाजा इन्होंने, ना उनके वो पैसा खर्च कर रहे हैं, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं। बैंकों से कर्जा लिया ज़मीन एक्वायर करने के लिए। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि भाई जी 2 महीने के अंदर अंदर जो तुम पैसे फड़े हुए ना कर्जा बैंका मुंका तो उन्होंने वापस करो पैसे, बिला वजह सूद पै रहा। ये बड़े दलेर जज हैं शाहद करीम साहब, जिन्होंने जजमेंट दिए। शाहद करीम साहब उस बेंच में भी शामिल थे जिन्होंने मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी थी। बहरहाल अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और अब फिर उन्होंने, अच्छा वो कहते हैं फवाद साहब जी ने 1 साल लटकाए रखा हो। भाई 1 साल पहले स्टे दिया था उन्होंने, इंटरिम आर्डर था उनका जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज वो भी खारिज कर दी दरखास्त। इंटरिम आर्डर हम तो फाइनल आर्डर आ गया, हम तो कितने तुरे फिरते हो। तो वो ये नहीं याद इनको वो जो मेट्रो ट्रेन वाला कितनी देर तक केस चलता रहा, तो कितनी देर स्टे में रहा था। यानी आप अदालतों को इस्तेमाल करें तो ठीक है, और कोई अपने ज़ात के लिए जाए, अपने हक के लिए जाए, किसान गए हैं ना, तो वो गलत है कि जनाब 1 साल वो ऐसा किए रखा और वो किए रखा। ना को मास्टर प्लान के बगैर हो नहीं सकता, ये अदालत ने कहा है। और फिर वो जो इन्होंने फिर एक बचने के लिए ना कानून अथॉरिटी बना दी, एक उसका नाम रख दिया रिवर रावी अथॉरिटी, इस टाइप को नाम हम दे दिया उसको। और लेकिन अदालत ने कहा ये सारा गलत है, जाली है। आर्टिकल 144 की खिलाफ वर्जी है जी अथॉरिटी तुम बनाई फिरते हो, जालसाजी सारा कुछ। बाहर वो अदालत जो कि अब जाएंगे अपील शपील में जो भी होता है। इस प्रोजेक्ट में एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, एक कोई है कंसल्टेंट फर्म है, वो ये भी काम तमीराती काम भी करते हैं, कुछ और भी है, बड़ी फर्म है उसकी, ठीक है ना। वो उसका नाम कोई हार्ट शार्ट कुटी समथिंग इस तरह का नाम है। वो जनाब होगी ब्लैक लिस्ट, LDA ने उसकी खिदमात ली थी, वो हो गई ब्लैक लिस्ट। और उस ब्लैक लिस्ट कंपनी के एक डायरेक्टर थे, उनका नाम है जनाब इमरान अमीन साहब। वो हम आपको उनकी जो तकर्री हुई थी उसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। उनको मुकर्रर किया गया जो रिवर रावी अथॉरिटी है, अर्बन प्रोजेक्ट की अथॉरिटी, उसका CEO
और खान साहब के साथ बैठ के वो जनाब बैठे हुए थे इमरान अमीन साहब, और उनकी महाना तनख्वाह पता कितनी है? महाना तनख्वाह है भाई साहब उनकी 15 लाख रुपए। वो KPLA वाले जो आए थे उसकी 15 लाख, हालांकि इतना बड़ा वो बाहर से छोड़ के आए थे सारा कुछ। भाई साहब तो पाकिस्तान की एक ऐसी फर्म के डायरेक्टर सिर्फ थे जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उसके इमरान अमीन साहब जो हैं उनको इन्होंने 15 लाख महाना पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो जो उनकी तनख्वाहों वाला मुराद वाला नोटिफिकेशन है ना, जो अभी हम आपको दिखाया है जो हमने, वो 12 अप्रैल 2021 को आया था और इनको मुराद मिली 18 फरवरी से, यानी पहले ही मुकर्रर करता, बाद में ये कर देता जनाब इन्होंने पैसे भी दियो। सर ऐसे करप्शन होती है, ये होती है करप्शन, अपनों को नवाजने का ये होता है तरीका। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।